हेलो एवरीवन। हम पीईटी के लिए रिवीजन सीरीज चला रहे थे, तो आज हम एक ही वीडियो में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो आपके सिलेबस में है उसको हम समेटने का प्रयास करेंगे। और ये एज ए रिवीजन आप इसको 1 घंटे का लगभग ये वीडियो बनेगा, इसको आप स्पीड बढ़ाकर आधे घंटे में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला आपका टॉपिक क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये आप में दिया है। तो विशेषताओं में हमको संविधान में क्या पढ़ना है, विशेषता भी पढ़नी है, संविधान कैसे रचना हुई, संविधान की रचना भी तो विशेषता में ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हमको भाग नहीं पढ़ना है या अनुसूची नहीं पढ़ना है, तो ये सब भी हमको देखना है। क्योंकि लास्ट में देखिए तो इसमें 5 प्रश्न आने हैं, और इस वीडियो से हम कोशिश क्या, और जहाँ तक है कि पाँचों जो प्रश्न हैं इसी वीडियो से आ जाएंगे, क्योंकि हमने सब कवर किया है। और इसमें राज व्यवस्था में विविध दिया है, तो विविध का मतलब ये होता है कि कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान सभा किसे कहा गया? जो चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक दस्तावेज में लिखने का कार्य किया, मतलब जो संविधान को लिखने का कार्य किया, जो जितने लोग लिखे, हम सभा किसे कहते हैं जी? कई लोगों का जो एक ग्रुप बनता है किसी नीति के निर्माण के लिए, तो उसी को हम संविधान सभा कहेंगे, और उसी को हम सभा कहते हैं जिसमें कई लोगों के सुझाव होते हैं। और ये किसके द्वारा हुआ? भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप जुलाई 1946 में हुआ है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जितने भी ये हाईलाइट है इसको ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष है? तो अप्रत्यक्ष। कहाँ कैसे हुआ? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे। कहाँ के थे? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, और अनेक दलों के लोग शामिल थे। ये यूपीपीसीएस में कई स्टेटमेंट देखे पूछ लिया जाता है किसका चुनाव कैसे हुआ, कि कई दल मिलके किए हैं कि कोई एक ही दल था। तो इसको आप लोग यूपीपीसीएस जिसको देना है और जिसको आरओ देना है वो भी इसको देख सकता है। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। और निर्धारण कैसे हुआ? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ऐसे इनका निर्धारण हुआ। और इसमें संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या की बात करें तो ये 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन और 11 प्रांतों से। 292 प्रतिनिधि कहाँ थे? ब्रिटिश भारत में। और जो ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांतों से, कहाँ से? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का आवंटन हुआ, जो 4 थे, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, और 292। तो टोटल कितने हुए? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के निर्वाचित उम्मीदवार इस प्रकार हैं। देखिए, कांग्रेस के कितने थे? 208, इसको याद रखिए, 208। और मुस्लिम लीग 73 और सब 1। और कम्युनिस्ट कितने थे? 8। 200, टोटल कितना हुआ? 296। संविधान सभा का विधिवत जो उद्घाटन है वो 9 दिसंबर 1946 को सोमवार का दिन था, और प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। तो इसमें पूछा जाता है, अगर पहला अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सच्चिदानंद, और स्थायी पूछा जाएगा तब राजेंद्र प्रसाद। और पहली बैठक हुई कहाँ? ये दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने हैं। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त
किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। अब देखिए, समितियों से एक प्रश्न हर में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपीएससी के कोई एग्जाम्स हो या यूपी ट्रिपल एससी के, तो इसमें से एक प्रश्न तो आपके इससे बन जाएंगे। नियम की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम संचालन ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप सबको पता होगा, भीमराव अंबेडकर। संघ की बात होगी तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकार समिति की कौन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के दो उप समितियाँ थीं। पहला मूल अधिकार उप समिति, इससे बहुत प्रश्न बन जाता है और कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। मूल अधिकार उप समिति कौन था? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक का एच.सी. मुखर्जी। असंघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय, डेट भी याद रखिए, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंबेडकर थे। अन्य सदस्य की नाम पता होना चाहिए। अध्यक्ष तो पता चल गया कि कौन था, भीमराव अंबेडकर। सदस्य देखिए, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाला स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र। बाद में इसके कौन किसके स्थान पे आया, इसको जरूर याद करिए। बी.एल. मित्र एन. माधव राव के स्थान पे आए थे। टी.पी. खेतान जो थे वो टी.टी. कृष्णामाचारी, वो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी आ गए। देखिए, फिर से देखिए बी.एल. मित्र, और बाद में इनके स्थान पर कौन आया? एन. माधव राव। और डी.पी. खेतान के स्थान पे बाद में कौन आ गया? टी.टी. कृष्णामाचारी। अगला हम देखेंगे कि जो सितंबर 1946 में जो विभाग था तो इससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा विभाग था? मंत्रिमंडल के प्रमुख थे ये। विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंध। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट रक्षा था। डॉक्टर जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। सी.एच. भाभा खान एवं बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। लियाकत अली वित्त। अब्दुल रब निस्तार संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और गजनफर अली खां ये स्वास्थ्य और आई चुंदरीकर ये वाणिज्य विभाग इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ये उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। जगजीवन राम श्रम। सी.एच. भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई संचार। राजकुमारी अमृत स्वास्थ्य। डॉक्टर भीमराव ये विधि और R.के. चेट्टी ये वृत्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग था इनके पास। और N.वी. गाडगिल ये कार्य खदान एवं ऊर्जा था। तो अब देखिए कि इससे एक प्रश्न बन जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रध्वज। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। और 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता निर्धारित हुई। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में देखिए, जवाहरलाल नेहरू वही प्रधानमंत्री थे। ये विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास रहेगा। वैज्ञानिक शोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। अब्दुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा। अब हम देखेंगे कि किस देश से क्या लिया गया है, तो ये भी विशेषता में ही आएगा। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसको एक दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसमें न्याय की बात होगी वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार की बात, न्याय की बात, ये सब आंख बंद करके टिक आप लोग लगा सकते हैं।
और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वृत्ति आपात। वृत्ति आपात कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, और हमारे यहाँ अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। ब्रिटेन की बात होगी तो इसमें जो संसदीय कार्य प्रणाली होती है वो ब्रिटेन से लिया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये लिया गया है। अब हम देखेंगे आयरलैंड से सबसे ज़्यादा प्रश्न यही DPSP से ही पूछ लिया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जो मनोनयन किया जाता है वो लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केंद्र राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी क्या अधिकार दिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका, संशोधन, कोई चीज़ फ्री हो जाए संशोधन तो अच्छा रहेगा, तो संशोधन किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया गया है। तो अब हम देखेंगे भाग। तो देखिए, इसमें सारे भाग तो नहीं याद होने चाहिए, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम स्टार भी लगाएं, वही आपको याद रहना चाहिए। देखिए, और अनुच्छेद भी इसी लगते याद रख लीजिए। भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरे में क्या है? नागरिकता 5 से 11, और मौलिक मूल अधिकार ये 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है 36 से 51, इसका अनुच्छेद है। भाग 4, और ये सब शुरू के जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद ही होना चाहिए। 4 के क में क्या है कि मूल कर्तव्य 51 का में है, और भाग 5 में संघ है 52 से 151, और 6 में क्या है? राज्य। 7वीं में क्या है? सूची की बात की गई है। क्या की गई है? सूची की। 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 पंचायत, और 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, और 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वैसे तो सब याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ ले। तो लेकिन 4 विकल्प रहेगा, तो एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नहीं हो सकता, तो आप लोग सही तक पहुंच जाएंगे। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और भाग 15 में निर्वाचन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 17 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 17, 18 राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में क्या है? प्रक्रिया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्र प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण है। 20 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संशोधन है। 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, और 22 में क्या है कि इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हम 11 वीडियो में हर सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे कि हर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उसको हमने 11 वीडियो में समेकित किया है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, और स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 2-3 घंटे में वो देख लेंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट हैं, एक तरीके से वो सदाबहार वीडियो है, और उससे पेपर में हर एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे तो कम से कम 20 प्रश्न तो उससे मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए, हम अनुसूची देखेंगे तो उसमें भी ये सब हम कवर किए हैं। पहले में अब तो 28 राज्य हो गया है,
और दूसरे में क्या है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। तो पहला तो बता दिया है कि कितना राज्य और कितना केंद्र शासित होगा। दूसरे में क्या है कि वेतन की बात। अब हम जब वेतन ले लेंगे तो वेतन के बाद हम क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। और इसमें याद रखिए कि प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो नहीं है। और तीसरे में क्या है कि इसके तहत राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता, इसको याद रखिए। चौथे में क्या है, जब हम शपथ ले लिए तो चौथे में क्या है कि हम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात की गई है कि हम राज्यसभा में सदस्य बनेंगे। पांचवा, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। देखिए दूसरे और तीसरे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पहले वेतन रहेगा कि पहले शपथ। तो पहले हम पैसा ले लेंगे तब शपथ लेंगे, तो ऐसे याद रख लीजिए। छठे में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में। तो याद रखिए कि पांचवा और छठा दोनों अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात किया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम याद कर लीजिए, AMTM। सातवें में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवें में भाषा है। नवें में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वें में दल बदल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 11वें पंचायतों की शक्तियाँ। और क्या है कि 12वें में नगर पालिका आदि शक्तियाँ और प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। अब हम देखेंगे प्रस्तावना। सब ऐसे एज रिवीजन देखिए, और इससे आपके सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न इस वीडियो से आ जाएंगे। और जब पेपर दे के आएंगे, जो भी 2-4 लोग देखे रहेंगे तो वो हमको ज़रूर बताएं कि आया था या नहीं। तो देखिए संविधान के उद्देशिका में संविधान के ध्येय एवं उद्देश्यों को प्रस्तुत किया गया है। अब 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा मूल प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए हैं, यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। आरंभ में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना गया था, लेकिन बेरुबारी बनाम भारत संघ 1960 मामले में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। कब माना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह स्पष्ट हुआ कि उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी। इस कंटेंट को बनाने के लिए हम कई पुस्तकों की सहायता लेते हैं। इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको आप लोग देखिए, और जिसको पीईटी देना है अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। बस इतना ही हमको सहयोग चाहिए, और यही इतना ही कराने में जितना कि हम 1 घंटे में समेट देंगे। लोग लाइव वीडियो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, 4-4, 5-5 घंटा लेके बैठे रहेंगे और सिर्फ टाइम बर्बाद है। बस हम अपनी बात करें तो हम लाइव वीडियो कभी देखे ही नहीं हैं किसी का भी। देखिए अब इसमें हम क्या देखेंगे कि वो नए राज्य की संख्या एवं नाम और जो पुनर्गठित हुए हैं। तो 1960 में गुजरात बना, और 1963 में नागालैंड, और 1966 में हरियाणा, और 1969 में मेघालय, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, 72 में ही त्रिपुरा, 1975 में ही सिक्किम, 1987 में मिजोरम, 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश, 1987 में ही गोवा बना। छत्तीसगढ़ 26, 27, 28, 29 याद रखिए, सब 2000 में ही बने हैं। और अगला क्या है कि देखिए इसको हम इसलिए ले लिए हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया जाता है। जैसे कोई दे देगा 23-24 दे देगा, उसमें से कहेगा कि ये कौन सा अधिकार है। तो इसको सिर्फ एक देख लीजिए कि कितने अनुच्छेद आते हैं और किस में आते हैं। देखिए समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है।
समता एवं समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 तक। अभी हम लास्ट में अनुच्छेद भी लिए हैं इम्पॉर्टेंट, और संशोधन भी। स्वतंत्रता का अधिकार जो लास्ट तक बना रहेगा वही इस वीडियो का लाभ भी उठा पाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब हम इसमें आपके अगला टॉपिक क्या है कि मौलिक कर्तव्य भी दिया है। तो हम राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको हमने सिर्फ अनुच्छेद में कवर करने का प्रयास किया है, और उसमें वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है ये प्रश्न बनेगा, या तो कोई अनुच्छेद दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो इसमें देखिए मौलिक कर्तव्य पहली चीज तो सर सिंह जो समिति की अनुशंसा पे संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य ही आप लोग पढ़ लीजिए कि 11 में क्या है, तो उसमें अगर पूछा जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है तो समझ में आएगा। और हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, गर्व की बात है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि हमको पता होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य पहला है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उसका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। एक बार पढ़ लीजिए तो विकल्प में आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो समझ में आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो याद रखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अब माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य की गई 86 अमेंडमेंट था। अब हम देखेंगे, देखिए उच्च न्यायालय आपके आप में दिया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय आप टॉपिक में दिया गया है, विशेष तौर पे इसमें मेंशन है। तो इसमें हम लिए भी हैं अलग से, और पहले आप लोग इसमें देख लीजिए योग्यता, क्योंकि योग्यता से ही प्रश्न बन जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। देखिए इसलिए हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को पास ले लिए हैं। वो पहली चीज़ तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, अथवा उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कितने वर्षों तक अधिवक्ता हो? 10 वर्षों तक। और क्या हो? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। तो पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। अब देखिए कि उच्चतम न्यायालय की योग्यता यही चीज़ है कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक क्या है? न्यायाधीश हो, इसमें न्यायाधीश हो। और या क्या हो? किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो वो बन सकता है। और क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकार के सामने वकालत नहीं कर सकते। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उसमें राज्यपाल था। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद एवं श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक हो चुकी है। अब हम देखेंगे अच्छे से वो
सर्वोच्च न्यायालय, देखिए भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन क्या है, उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एक एकल प्रणाली कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 28 जनवरी 1950 को हुआ। और भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, 124 से 147 तक। और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी संख्या हो गई है, मुख्य न्यायाधीश सहित 31 थी, जिसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, याद रखिए 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सलाह के बाद करता है। करता कौन है, राष्ट्रपति ही है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी होती हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है, इसको याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल न्यायाधीश होना चाहिए, अभी हम देख भी चुके हैं। और उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील भी होना चाहिए। और या तो राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता हो तो वो भी बैठा उठेगा, मतलब वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कौन करता है, संसद करती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं, शपथ भी ये राष्ट्रपति ही दिलवाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं। और जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो तभी ऐसा होगा। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों में कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत भी। विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हो और सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, उसे कहते हैं विशेष बहुमत, का समर्थन प्राप्त हो। न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या होता है, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार। इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की और संवैधानिकता की जांच की जाती है। और अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में उसे आवधिक असंवैधानिक अवैध घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति, न्यूनतम आयु का मेंशन नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति कब होगी, 65 साल। अब 62 साल उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद तय करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 127 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायाधीश की संख्या में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ये भी यूपीएससी यूपीपीएससी में पूछा गया है। और इसे संविधान पीठ के रूप में, संविधान पीठ में कितने कम से कम होने चाहिए, 5। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 129, उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 131, इसमें जितने भी फैक्ट दिए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ काट नहीं सकते। और इसको आप पढ़ के जाएंगे तो वहाँ उत्तर तक तो आप पहुँच ही जाएंगे, सीधा नहीं तो कम से कम दिमाग में तो रहेगा। अनुच्छेद 131 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए
उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त है। 100 इतना अनुच्छेद मत याद करिए यूपी ट्रिपल एससी में, सिर्फ मोटा मोटी याद कर लीजिए कि इसमें कितने वर्ष की वकालत चाहिए, कहाँ से इनको वेतन दिया जाता है, कहाँ से शपथ दिलाई जाती है, वो सब एक बार अनुच्छेद ना भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। अनुच्छेद 137 के तहत क्या है कि अंतर्गत निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन किया जाता है। अब भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिभावक, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। और ये प्रश्न बन भी चुका है। अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और शेष देश के किसी न्यायालय में चल रहे मामला या वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। याद करिए किसका अधिकार किसको है। और भारतीय संविधान के आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक संख्या है। और संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होता है। केशवानंद भारतीय 1973 का जो मामला था उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अब अगला टॉपिक आप में है उच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं जल्दी से। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की शीर्ष स्थिति है। राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956, इसीलिए 7वां संविधान 1956 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो अनुच्छेद है 214 से 231 तक है। और 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, अभी उसमें 129 था, इसमें 215। 216 प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य क्या है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ दिलाता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की 62 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया या सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वही योग्य होगा जो लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो या ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। अनुच्छेद 202 के 3 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित होने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस राज्य के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। और वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। और इसमें 7 क्षेत्राधिकार हैं। और दिल्ली और जम्मू कश्मीर एकमात्र केंद्र शासित, अच्छे से आ नहीं पाया है, हम पढ़ दे रहे हैं, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। जबकि अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो क्या है? विभिन्न राज्यों के अन्य न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार कर सकती है।
सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापना हुई। अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश के पद की स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। भारत में निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बताइए, इसमें से 5 प्रश्न बनेगा और इसमें से 5 प्रश्न इसी में से नहीं आ जाएगा, इसी में से आ जाएगा। पंचायती राज क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य क्या है? कि जन भागीदार को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक के में इसका प्रावधान ही किया गया है। 73वें संविधान 1992 के अनुसार संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायतों की संरचना का प्रावधान राज्य का विधानमंडल तय करता है। इसको याद रखिए। चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार। प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होता है। अब पंचायतों की वित्तीय संबंधी जो पुनरावलोकन है वित्त आयोग करता है। और ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा होती है। पंजीकृत होना जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति सैकड़ों बार ये प्रश्न की हर परीक्षाओं में बनता है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिए। कौन सा 3 स्तर था? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अब पंचायती राज व्यवस्था का इन्हें क्या कहा जाता है? शिल्पी कहा जाता है। अब पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ? नागौर, राजस्थान के नागौर में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक राज्य का दर्जा मिला। अब पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1886 में लक्ष्मीमल सिंघली समिति ने दिया। किस सन में आता है? कौन सी इसमें समिति किस सन में बनी? क्या इसका मोटो था? क्या इसका क्या की है? इसको याद रखिए। 1886 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया है। क्या किया? संवैधानिक स्थिति यही प्रदान की है। 1888 में पीके थुंगन समिति आ जाएगा। पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। इसने क्या किया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति दी। अब पूर्व में 1977 में अशोक मेहता समिति, तो इसको याद रखिए। लक्ष्मी सिंघवी 1900 किसमें थी? 86 में। थुंगन समिति 1988 में। अशोक मेहता ये 1977 में। इन्होंने ये कहा कि पंचायती राज के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की योग्यता रखते हैं, अतः भारत सरकार इस पर विचार करे। इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं दी गई है। लक्ष्मीमल सिंघवी और पीके थुंगन की अनुशंसा को स्पष्ट रूप से संस्तुति माना गया है। 73वें संविधान का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 क्या दिया गया है? आरक्षण। अतृप्त लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध है लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है।
अब किसी व्यक्ति के पंचायत बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। और शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संविधान में एक नया भाग 9 का 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड भी आता है। और क्या आता है? शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्याय और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी शामिल है। 74वां संविधान संशोधन 3 प्रकार की नगर पालिका का परिविधान है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका की कार्यकाल 5 वर्ष है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। नगर पालिका के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिका से संबंधित मामलों पर उपबंध बना सकता है। 243 झ के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिका की वित्त संबंधी पुनरावलोकन करता है। 243 य घ 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 य 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया गया। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। अब हम 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद देखेंगे और एक अनुच्छेद जो प्रश्न आएगा वो 1 से लेकर 51 तक में फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 1 से 4 तक देखेंगे, भाग भी देख लीजिए। पहला क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 2 का जो छोड़ दीजिए निरस्त भी हो गया। 3 क्या है? जो नाम में परिवर्तन होता है और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा में जो नाम परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? 3 में होता है। चौथी में क्या होता है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिवारिक विषयों का करने के लिए अनुच्छेद 202 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ। तो इसमें यही है कि जो 2 और 3 के अंतर्गत है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और नए राज्यों में जो नाम परिवर्तन होता है वो 368 के तहत संशोधन में नहीं माना जाता। इसको याद रखिए बस। अनुच्छेद 4 में यही है। नागरिकता भाग 2 में है। देखिए पहला क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उसको 6 में याद कर लीजिए। जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो 7 में है। अब भारत से जो बाहर रह रहे हैं उनके अधिकार किस में है? 8 में है। और विदेशी राज्य के नागरिक स्वेच्छा से अर्जित करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये 9 में कहा गया है। और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना 10 में। और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम, ये 11 में कहा गया है। मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है 12 में और मूल अधिकार भाग 3 में है। 13 में क्या है? मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां हैं। समता का अधिकार 14 से 18 तक देखिए। विधि के समक्ष समानता देखिए, आपके सिलेबस में भी ये है तो ये अनुच्छेद ध्यान से देखिए। 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। और 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब 19 से देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है।
19 में क्या था, अभी हम देखें वो वाक स्वतंत्रता। 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण एवं दैहिक, ये किस में है, 21 में है। 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 23 में क्या है, बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का निषेध। 24 में कारखाना से संबंधित बाल श्रम निषेध की बात की गई है। 25 में अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण में प्रचार करने की कृपाधारण किसमें होता है, अनुच्छेद 25 के तहत। 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में टैक्स की बात की गई, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 में संपत्ति का अनिवार्य, ये तो निरस्त हो गया है, तो इसमें 30 तक याद रखिए, 30 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 33, 34, 35 इसको देखिए। तो 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों तक का बलों आदि में प्रयोग होने पर रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। और क्या है, 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन जो होता है वो, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी रखने का विधान। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 में परिभाषा दिया गया है। और 37 में इस भाग में 36, 37 तो छोड़ दीजिए, 38 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सेवा। 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं रोजगार की सहायता प्रदान करने का अधिकार। 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं तथा प्रसूति जो सहायता दिया जाता है। 42 में कर्मकारों के लिए निर्माण मजदूरी इसमें है। 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 ख में सहकारी समितियों का बढ़ावा। 44 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नागरिकों के लिए समान शिविर संहिता। 45 में क्या है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान। 46 में क्या है, एससी और एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने हेतु राज्य का कर्तव्य, इसी के तहत शराबबंदी होती है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 48, 49, 50, 51 कृषि एवं पशुपालन। 48 का में क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की संरक्षणा। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 50 और 51 में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिए 50 में क्या है, कार्यपालिका से, 50 से याद कर लीजिए 50-50 क्या होगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब हम देखेंगे आप वो संशोधन है, नहीं लिखा नहीं है कि संशोधन पूछा जाएगा, लेकिन संशोधन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्य व्यवस्था में लास्ट में आप में विविध भी लिखा है तो आ सकता है। तो क्योंकि संशोधन हुआ और अनुच्छेद हुआ तो ये सबसे प्रश्न बन जाता है। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ क्यों ना बनाया जाए, लेकिन उसमें समय काल और परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना होता है। संशोधन किस भाग 20 में कहा गया है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। और इसमें 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, साधारण और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन से। और संविधान में संशोधन के लिए विशेष संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये नहीं है कि लोकसभा में, दोनों में, चाहे जहाँ संविधान संशोधन
विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, और जिस पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत से कम आधे राज्यों के। तो इसमें इतना नहीं ज़रूरी है कि कैसे क्या होता है, तो मेन संविधान संशोधन सिर्फ पूछा जाएगा इसमें, बस यही याद रखिए। और ये याद रखिए, अभी हम जो अनुच्छेद 4 के बारे में बता रहे थे, तो यही है कि नए राज्यों का प्रवेश जो अनुच्छेद 2 में था, नए राज्यों के निर्माण और सीमा में जो परिवर्तन था वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर रहेगा, यही है अनुच्छेद 4। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिनमें 2 नए अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 का और 31 खा तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और 92वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 61वां 1988 में हुआ, इसमें क्या हुआ, वो 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदाता की आयु की गई। और 86 अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ वो 21 का में से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अभी हम देख चुके हैं। 91 संविधान संशोधन क्या था, मंत्री परिषद के आकार को केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम कितनी होगी, 15%। कौन सा अनुच्छेद है, 91। ये जितना अनुच्छेद है इसी में से पूछ लिया जाएगा, यूपी SSS का पेपर उठा के देखेंगे तो यही सब है। और 69 में क्या है जो 91 में आया, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाई गई। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा समझौते की बात कही गई है। 101 संशोधन क्या था, GST संबंधित। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। और 103 जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े उनको सरकारी नौकरी में 10% का क्या है, आरक्षण है। और आधारभूत संरचना का सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इसको कौन कहा, केशवानंद भारती के बाद में ऐसा कहा गया है। तो आज हमने एक ही वीडियो में आपके जो लास्ट 10 दिन में आँख के सामने से गुजरना चाहिए उसको हमने समेटने का प्रयास किया है। और इसमें से अगर आपके 5 प्रश्न आएंगे तो हम कह सकते हैं कि 4 प्रश्न इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको आसानी से। तो इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए। और जो यूपी SSS PET देंगे आपके दोस्त, तो उनके तक भी आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है। कई किताबों को देखना पड़ता है, तब जाके उसको PDF रूप में बनाना पड़ता है, तब जाके उस पर वीडियो बन पाता है। तो हम जब इतना सहयोग कर रहे हैं तो आप भी इतना सहयोग करिए, ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।